हे गाइस, वेलकम टू भद्राइस एकेडमी। क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया था रिगार्डिंग फ्यू ऑफ द टिप्स रिगार्डिंग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। सो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया जहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जहाँ पर हम लोग इशू बेस्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, और अगर आपको पैनल के द्वारा वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हाउ यू वुड बी रिस्पॉन्डिंग एट दैट वेरी सिचुएशन ऑफ टाइम, राइट। सो आज का टॉपिक है हमारा रशिया यूक्रेन इशू। नाउ रशिया यूक्रेन इशू में हम लोग तीन एस्पेक्ट्स में फोकस करेंगे। पहली बात तो क्यों, वाई रशिया हैज़ अटैक्ड यूक्रेन, रशिया ने क्यों यूक्रेन को ऑन द फर्स्ट प्लेस अटैक किया, इंडिया का क्या स्टैंड है ओवरऑल इस इशू के ऊपर, और इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाला है। देखो, यही मेन तीन एंगल्स है जहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखेंगे, बहुत शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि मेन जो पॉइंट्स आपको वहां पे इंटरव्यू पैनल के सामने बोलना है उन्हीं चीज़ों को हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला देखेंगे क्यों रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो देखो, अगर आप इसको दो एंगल में तोड़ सकते हो, राइट। यूजुअली जो बहुत बच्चों से आप पूछिएगा ना, सब बच्चे जो एक ही एंगल को पकड़ेंगे, वो कौन सा एंगल है? जियोपॉलिटिकल एंगल, राइट। क्योंकि लोग बोलेंगे देखो, पहले नाटो बहुत कम एरियल एक्सपेंशन था, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतती गई वैसे नाटो का एक्सपेंशन जो है वह वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ रशिया के सामने गहराता गया, राइट। जिससे रशिया को ऑफ कोर्स डर लग ही रहा था, क्योंकि रशिया का अपना एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है, रशिया का इंटरेस्ट खतरे में आ सकता है, राइट। इसीलिए रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, जिससे यूक्रेन फ्यूचर में रशिया नाटो को ज्वाइन ना करे। ये तो सबको ही बोलेंगे, बट क्या ये वाला फैक्टर कोई भी दिमाग लगाएगा? इकोनॉमिक फैक्टर, जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है। वह है 2015 को अगर आप रिकॉल कीजिएगा, तब एक पैक्ट साइन किया गया था, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EAEC, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। रशिया चाह रही थी यूक्रेन भी इसको ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास अगर एग्रीकल्चरली इंडस्ट्रियली अगर देख लो, काफी ज्यादा रिचनेस है वहां पर, बट यूक्रेन ने तब मना कर दिया था इसको ज्वाइन करने। तो ये भी एक खुन्नस है कहीं ना कहीं, जहां पर जिसको रशिया ने निकाला है अगेंस्ट द यूक्रेन। और दिस डिफरेंट अदर फैक्टर्स भी आप मैप को देखकर बता सकते हो। देखो, ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी में कहीं ना कहीं रशिया अपना दबदबा ज्यादा बनाना चाह रहा है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी 2014 को तो क्रीमिया का एनेक्सेशन कर ही लिया था, बट अदर इन सब रीजन्स में भी अगर रशिया का दबदबा बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली ये पूरा रीजन में जो डोमिनेंस रशिया का हो जाने वाला है फ्रॉम द नदर्न फ्रंट, राइट। तो यह भी एक रीजन हो सकता है जो जिसके कारण रशिया ने यूक्रेन के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया। बट अनडाउटेडली ये जियोपॉलिटिकल वाला जो रीजन है यह मेन रीजन हुआ, ठीक है। बाकी जितने सारे रीजंस है ना, ये सब सब्सिडियरी रीजंस है, जिसको आप लिख सकते हैं दैट हाँ, दिस इज ऑल्सो द रीजंस। क्योंकि देखो, अगर इंटरव्यू पैनल 5 जनों से अगर सेम सवाल पूछता है, या फिर 10 जनों से अगर सेम सवाल पूछता है, 10 जनों में 9 जने यही वाला सिर्फ पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत कम जनों का डिस्कशन होगा। तो सब समय कोशिश कीजिए दैट जो कन्वेंशनल पॉइंट्स है उसको तो डिस्कस कीजिए ही, बट अनकन्वेंशनल पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस रखिए, क्योंकि वो अगर आप दीजिएगा ना तो दैट माइट एक्ट एज अ वैल्यू एडिशन, इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर कॉम्पिटिटर। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूं, आप देने जा रहे हो, तो आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, मैं आपका कॉम्पिटिटर हूं, राइट। तो टेक्निकली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने पड़ेंगे ना जिससे आप मुझे मात दे सको। समझ रहे हो बात? तो यही है। नेक्स्ट, ये वाला तो पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्यों रशिया ने अटैक किया। ना सवाल होता है इंडिया का इस इशू के ऊपर ओवरऑल स्टैंड क्या है। देखो, वैसे तो आपने दोस्त लोगों से जब भी बात करते होंगे या फिर न्यूज़ चैनल में देखते होंगे तो क्लियरली दिखता है नहीं भाई, हम लोग रशिया का 100% सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स रशिया ने भी पास्ट में 1971 में जब यूएसए ने पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश की थी और इंडिया के सामने लेकर अपना शिप्स रख दिया था, राइट, तब रशिया ने अपना शिप यूएसए के शिप के सामने रख दिया था। इससे क्या हुआ गया था दैट यूएसए ने हिम्मत नहीं की अटैक करने को, ठीक है। तब जब रशिया ने हमें सपोर्ट किया था, तो अब भी तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना भाई, रशिया को हम लोग सपोर्ट करें जैसे भी हो सके, ठीक है। तो वो चीज जो है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, हमारा रशिया के ऊपर डिपेंडेबिलिटी भी अगर देख लोगे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब कुछ मद्देनजर देखते हुए इंडिया ने
यूएनजीए में अपना पोजीशन को क्लियर कर दिया that देखो भाई वी विल गो बाय द पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी, हम लोग ना ही किसी का सपोर्ट करेंगे ना ही किसी के अगेंस्ट जाएंगे। वैसे तो देखो टेक्निकली अपन सपोर्ट कर ही रहे हैं रशिया का, ठीक है, बट इंटरव्यू पैनल के सामने आपको ऐसे नहीं बोलना है दैट वी आर सपोर्टिंग रशिया, सिंपली बोल देना है दैट जो एम्बेसडर्स बोलते हैं ना, जो यूजुअली आप पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज पढ़ते हो तो वहां पे ऐसा क्लियरली कभी नहीं बोला जाता है दैट हाँ इंडिया सपोर्ट कर रही है। वो आप न्यूज चैनल अगर देखते होंगे ना हमारे इंडिया मीडिया हाउस के, वहां पे आपको क्लियरली दिखता है दैट यस यस वी आर सपोर्टिंग रशिया ना ना। बट टेक्निकली अगर आप दस्तावेजों के हिसाब से जाइए, पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो या फिर डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज से अगर लिखिएगा तो दे हैव नोवेयर रिटन दैट वी आर सपोर्टिंग रशिया, राइट। तो हम लोगों को भी उनका ही लैंग्वेज इस्तेमाल करना है दैट यस इंडिया इज लार्जली ऑन अ पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी। इसीलिए यूएनजीए में जब वोटिंग करने का समय आया ना, जब रशिया को कंडेम करने की बारी आई तब हम लोगों ने एब्सटेन कर दिया। देखो वोटिंग भी 3 टाइप ऑफ होता है, एक तो आप वोटिंग फॉर द इशू करो, एक अगेंस्ट द इशू करो और एक आप एब्सटेन कर दो, राइट। यहां पर भी क्योंकि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया तो उससे भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैसेज तो दुनिया को यही गया दैट इंडिया इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है रशिया का, ठीक है। बट टेक्निकली वी आर ऑन द पोजिशन ऑफ न्यूट्रलिटी, दैट इज वॉट यू ऑल्सो नीड टू राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग यह चाहते हैं दैट देखो भाई सब कुछ जो भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में चल रही है वो खत्म होनी चाहिए और पीसफुल रिजोल्यूशंस लाना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी प्रिवेल हो सके ना। ध्यान दीजिएगा आप ये, लेकिन न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे लॉन्ग टर्म पीस स्टेबिलिटी, बट लॉन्ग टर्म क्यों बोला गया पता है? क्योंकि इनडायरेक्टली हम लोग यह बोलना चाहते हैं दैट आप जैसे नाटो को एक्सपेंशन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स रशिया तो रिटेलिएट करेगा ही, वो आप करो मत ना। तो लॉन्ग टर्म अगर आप पीस चाहते हो तो मेक श्योर करना पड़ेगा दैट रशिया के नेबरहुड में जो है नाटो का एक्सपेंशन जिससे ना हो, इससे रशिया भी सेफ रह फील करेगा, राइट। तो ये चीज़ है। तो इससे हम लोग 2 इश्यूज तो डिस्कस कर लिए। अब तीसरा इशू आ जाता है दैट इंडिया के ऊपर इंप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका ना। आप बोलिएगा सर क्या इसमें नेगेटिव इंप्लीकेशन ही होगा इंडिया के ऊपर? नहीं, देखो 2 टाइप ऑफ इंप्लीकेशन होगा उसमें, एक तो पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी होगा और एक नेगेटिव इंप्लीकेशन होगा। नेगेटिव इंप्लीकेशन बोले तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते। देखो कहीं पर भी अगर दुनिया में वॉर होता है तो दिस इज वेरी मच एविडेंट दैट ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जो कि हमें दिख भी रहा है। वो तो गलीमत है दैट हमें रशिया के द्वारा डिस्काउंट मिल रहा है। रशिया जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है ना इंडिया में, वो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रही है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा ऑयल के प्राइसेस को नीचे कर पाए। बट टेक्निकली अगर दुनिया भर में देखिएगा ना ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप कर चुके हैं, राइट। यही नहीं, एक जो नेक्स्ट नेगेटिव जो पॉइंट आप लिख सकते हैं वो है सनफ्लावर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अगर देख लीजिएगा पाम ऑयल, तो पाम ऑयल हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया से, राइट। वैसे ही सोयाबीन ऑयल अगर देखोगे ब्राज़ील और अर्जेंटीना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बट वहीं पर सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो मेजर इंपोर्ट जो हमारा होता है यूक्रेन से। अब अगर वहाँ पे लड़ाई चलेगा, वहाँ पे अगर शिप्स चल ही नहीं रही है तो कहाँ से हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा टफ है टू बैलेंस बिटवीन रशिया एंड वेस्ट। जी हाँ, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। एक तरफ तो हम लोग को वेस्ट को भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनडाउटेडली हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो चुकी है, और रशिया तो हमारा डिफेंस डिपेंडेंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो दोनों को अपन नाराज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वी आर गोइंग बाय द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव इंपैक्ट अगर देखोगे इंडिया में तो अनडाउटेडली अब देखोगे वीट में इंडिया ने क्लियरली बोल दिया दैट हाँ दुनिया को कोई किसी को भी अगर वीट चाहिए तो हम लोग देंगे ना। अभी आप अगर न्यूज़ जरूर सुन रहे होंगे दैट हाँ इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया है। देखो वीट एक्सपोर्ट में हम लोगों ने टेक्निकली बैन नहीं लगाया है, हम लोगों ने बोला है दैट जो प्राइवेट प्लेयर्स जो वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो नहीं करेंगे। अगर जो भी वीट एक्सपोर्ट होगा कल को अगर किसी भी देश को वीट चाहिए तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट करो, प्राइवेट टू प्राइवेट हम लोग नहीं होने देंगे। क्योंकि इससे क्या होगा ना, बाई चांस सोचो कल को चाइना की कंपनीज ने मंगा लिया अपने देश में और उन्होंने होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया तो और भी तो दुनिया में वीट का प्राइसेस बढ़ता रहेगा ना। तो अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने से फायदा ये होता है दैट अगर कल को सोचो फ्रांस की सरकार को चाहिए होगा, ठीक है, तो ठीक है हमसे डायरेक्टली मंगा लो आप, हम प्राइवेट प्लेयर से नहीं जाने देंगे, खत्म बात। क्योंकि अभी दुनिया में वीट की शॉर्टेज है और दुनिया भर में अगर देख लीजिएगा ना बहुत ही ज़्यादा ये बेसिकली प्राइसेस राइज हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट एक फ़ायदा जो इंडिया के बारे में हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, रशिया से जितने भी सारे कंपनीज है, एप्पल ले लो, मैकडॉनल्ड्स ले लो, सारे बड़े बड़े कंपनीज जा रहे हैं, राइट। तो अभी इंडिया और रशिया का काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, तो क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है दैट रशिया में हम बिजनेस खोल सके?
हमारे एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पर भी जा सके, है ना। तो ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो अपने इंटरव्यू पैनल्स को, और इसी के साथ जो है इस टाइप के एनालिसिस भी आप दे सकते हो। तो ये तो जस्ट हमारा एक स्टेप था आप लोगों को बताने का। रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन you, but still we are also providing the same thing to you all guys in the form of interview guidance program. So if you at all want to join it, you can anytime join it. Seats are very limited. So anyways, this was all about the discussion for today's class. मिलते हैं next class में. Bye bye.